कहानी उस समय की है जब बाजार की ककड़ी की कीमतें अचानक बदल जाती हैं और लोग अपनी सबसे छोटी सी वस्तु की बढ़ी हुई कीमत को देखकर चकित हो जाते हैं। इससे न सिर्फ बाजार के हालात बदलते हैं, बल्कि लोगों की सोच, व्यवहार और आपसी संबंध भी प्रभावित होते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक मामूली सी चीज ककड़ी की कीमत हमारे समाज की मानसिकता, लालच और मानवीय स्वभाव की असली कीमत को उजागर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिलचस्प कहानी ककड़ी की कीमत। आज तो दिल्ली का सब रंग ढंग ही बिगड़ गया है। बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सड़कों में, सब में विलायतीपन आ गया है। जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाबू को मात करने वाली विचित्र नगरी बसी है, तब से दिल्ली यद्यपि पंजाब से पृथक अलग सूबा बन गया है, फिर भी उसमें बुरी तरह से पंजाबीपन भर गया है। नई दिल्ली जब बस रही थी, तब ढेर के ढेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग, जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब वृद्धि दी है, नई दिल्ली पर चढ़ दौड़े। ठेकेदार से लेकर साधारण मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गए। उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंभ में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गए। अब नई दिल्ली में वे सरदारजी होकर मोटर में दौड़ते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा। दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहां खो गए। अब जगह जगह होटल खुल गए। लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकानें आप दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं, जहां झटका पकने का साइन बोर्ड लगा होगा। और वहां अनगिनत सरदारगण बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी दाढ़ी फटकारे, कोट पैंट बूट डाटे, खाट या टेबल पर बैठे रोटियां खाते दीख पड़ते हैं। छुआछूत को तो इन्होंने डंडे मारकर दिल्ली से नजाकत के साथ दूर ही कर दिया है। शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगाइए। पंजाबी युवतियां और प्रौढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाटे, मुंह खोले बेफिक्री से कचालू वाले के इर्द गिर्द बैठकर कचालू आलू खाती नजर आएंगी। कभी कभी ब्याह शादी के जलूसों में जौहरियों की वह दहलवी नुक्केदार पगड़ियां कुछ पुराने सिरों पर नजर आ जाती थीं, परंतु वह नीमास्तीन अंग रखे वसली के जूते, दुपल्ली दो माशे की टोपी, बगल में महीन शरबती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा हो गए हैं। सर्दे के दामन और सफेद शरबती की चादरें लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दीख पड़ती। न अब वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दीख पड़ते हैं, जिनकी बदौलत 2000 जड़िए और 5000 सुनार दिल्ली से अपनी रोजी चलाते थे। अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साड़ियां, उन पर नफासत से कड़ी हुई बेलें, बिना आस्तीन के जंपर, जिनमें से आधी छाती और समूची मृणाल भुजाएं खुला खेल खेलती हैं, साथ में ऊंची एड़ी के रंग बिरंगे सैंडल, जूते चांदनी चौक में देखते देखते आंखें थक जाती हैं। देश की इन पर्दाफाश बहिनों में सुशिक्षिताएं तो बहुत ही कम हैं। ज्यादातर मोर का पंख खोंसकर मोर बनने वाले कौए जैसी हैं। इसका पता उनके चेहरे पर पुते हुए फूहड़ ढंग के पाउडर से, होंठों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीव्र सेंट से, तराबोर चटकीले रेशमी रूमाल से, बालों में चमचमाते नकली जड़ाऊ पिनों से अनायास ही लग जाता है। कभी कभी तो इन अधकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाइयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अनगिनत चूड़ियों के बीच फैंसी रिस्टवाच तथा पैरों के जेवरों पर ऊंची एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हास्यरस उत्पन्न करता है, खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतू पति महाशय पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीजों का बंडल लिए बड़े उल्लास से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं। 38 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में। अब जहां अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरियां बनी हैं, वहां सड़कें थीं। सड़कें कंकड़ की थीं, उनमें बहली मझोलियां इक्के सरपट दौड़ा करते थे। दोनों समय उन सड़कों पर छिड़काव हुआ करता था। बीचों बीच अब जहां चमचमाती सीमेंट की पुख्ता सड़क है, नहर पर पटरी बनी थी। उसके दोनों ओर खूब घने वृक्षों की छाया थी। ज्येष्ठ बैसाख की दोपहरी में भी वहां शीतल वायु के झोंके आया करते थे। उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाय बेतों की छतरियां लगाए खोंचे वाले अपनी अपनी छोटी छोटी दुकानें लिए बैठे रहते थे। उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकड़ी वाले, घी के सौदे वाले, दही बड़े वाले, चने की चाट वाले, कचालू वाले,
मेवा फरोश तथा फल वाले सभी होते थे। उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए गले में लटकाए घूम फिरकर सौदा बेचा करते थे। सैकड़ों आदमी उन वृक्षों की घनी छाया में पड़े हुए थकान उतारा करते थे। घंटाघर के सामने कमेटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ति रखी हुई है, वहां काले पत्थर का एक विशालकाय हाथी खड़ा था, जिसे जयमल फत्ते का हाथी कहकर बूढ़े आदमी उस पटरी पर वृक्षों की ठंडी छाया में लेटे उनिंदी आंखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भांति भांति के किस्से कहानी कहा करते थे। दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था। खोंचे वालों की आवाजें भी एक से एक बढ़कर होती थीं। सब्जी तरकारियों में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे। भिंडी और करेले जब तक रुपये सेर बिकते थे, कच्ची आम की कैरियां जब तक 12 आने सेर बिकती थीं, तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थीं। सस्ती होने पर उन्हें कोई नहीं पूछता था। बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकू से छीलकर उन पर चांदी का वर्क लपेटकर खाते थे। लताफत और नजाकत हर एक बात में थी। जैसे वे महीन आदमी थे, वैसे ही उनका रहन सहन भी था। फागुन लग गया था, वसंत पुज चुका था, सर्दी कम हो गई थी, वासंती हवा मन को हरा कर रही थी। बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे थे, पर उनके दाम काफी महंगे थे, इसलिए यह रईसों का ककड़ी खाने का मौसम था। एक जवान कूंजड़ा सिर पर नारंगी साफा बेपरवाही से बांध, वदन पर तंजेब का ढीला कुर्ता पहने, गले में सोने की छोटी सी तावीज काले डोरे में लटकाए, आंखों में सुरमा और मुंह में पानों की गिलौरियां दबाए, कमर में चौखाने का तहमत और पैर में फूलदार सलेमशाही आधी छटांग का जूता पहने ककड़ियां बेचता पटरी पर मस्तानी अदा से घूम रहा था। उसके हाथ में झाऊ की एक सूफियानी चौड़ी टोकरी थी। उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब के फूलों के बीच ककड़ी के 2 रवे रखे थे। टोकरी उसके दाहिने हाथ में अधर धरी थी। वह अपनी मस्त आंखों से इधर उधर घूरता झूमती झूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था, नाजुक ये ककड़ियां ले लो, लैला की उंगलियां ले लो, मजनू की पसलियां ले लो, नाजुक ये ककड़ियां ले लो। पीछे से आवाज आई, ककड़ी वाले जरा वरे को आना। उसी भांति मस्तानी अदा से पुकारता हुआ ककड़ी वाला पीछे को फिरा। पुकारने वाला कहार था। वह एक बुड्ढा आदमी था। उसकी सफेद सफेद बड़ी मूछें, पक्का रंग, लट्ठे की मिर्जई, दुपल्ली टोपी और चौखाने का अंगोछा कंधे पर पड़ा हुआ था। ककड़ियों को देखकर उसने कहा, सिर्फ 2 ही रवे हैं? अभी ककड़ियां कहां? वह तो कहो, मैं 4 रवे लाया था, 2 बिक गए, 2 ये हैं, लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा। बूढ़ा कहार अभी नहीं बोला था। एक युवक ने तीव्र आवाज में कहा, अठन्नी लो जी, ककड़ियां हमें दो। पहलवान युवक भी कहार था। उसकी मसें अभी भीगी थीं, भुजदंडों में मछलियां उभर रही थीं। उसने हेरती हुई आंखों से बूढ़े कहार की ओर देखा और अठन्नी ठन से झाबे में फेंक दी। सौंदा हमसे हुआ है जी, ककड़ियां हम लेंगे, यह लो 1 रुपया, ककड़ियां हमें 2। कुंजड़ा क्षण भर स्तंभित रहा। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से युवक की ओर देखा। युवक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, हम 2 रुपये देंगे, हम 5 रुपये देते हैं, हम 10 देते हैं, ये लो 20 रुपये, ककड़ी तो हम खरीद चुके, 25 हैं, यह ककड़ी हमने ले ली, हमने 30 दिए। युवक के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा, हम 50 में खरीदते हैं, लाओ ककड़ियां इधर दो। बूढ़े कहार ने हंस दिया और आज्ञा की दृष्टि से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा, मैंने 100 रुपये में दोनों ककड़ियां खरीद लीं। युवक कहार क्षण भर घबराई दृष्टि से बूढ़े की ओर देखता रहा। बूढ़े ने विजय गर्वित दृष्टि से उसे घूरते हुए कहा, दम हो तो बढ़ो आगे, ककड़ियां 5000 तक मेरे यहां जाएंगी। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। युवक लज्जा और क्रोध से भरकर चुपचाप चल दिया। सैकड़ों कंठों से नारा बुलंद हुआ, वाह भाई मेहरा, क्यों न हो, आखिर तू है किस घराने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है। शाबाश। बूढ़े ने कमर से रुपये खोलकर गिन दिए, ककड़ियां ली और इस भांति अपने मालिक के घर को चला जैसे वह एक राज्य विजय कर लाया हो।
बूढ़े ने अपने मालिक लाला जगतनारायण जी के सामने जाकर फूलों और केले के पत्तों में लिपटी हुई ककड़ियां रख दीं। शाम हो चली थी। लाला जी ने पूछा, क्या 2 ही मिली? जी हां, बाजार भर में सिर्फ 2 ही ककड़ियां थीं, जिन्हें आपका सेवक 100 रुपए में खरीद लाया है। इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी थी सब कह सुनाई। लाला ने सब सुना। क्षण भर वे स्तंभित रहे। क्षण भर बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतारकर बूढ़े के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले में लपेटकर स्वयं भी उससे लिपट गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, शाबाश मेरे प्यारे रामदीन, तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली। इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब के फूलों में रखकर ऊपर कमखवाब का एक रूमाल ढांक कर कहा, जाओ लाला शिव प्रसाद जी से मेरा जयगोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने यह प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्वीकार करके इज्जत अफजाई करें। युवक से सब घटना सुनकर शिव प्रसाद जी चुपचाप मसनद पर लुढ़क गए। मुंह की गिलौरी उन्होंने थूक दी। नौकर चाकर चिंतित हुए, पर कोई कुछ नहीं कह सकता था। थोड़ी ही देर में बूढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला शिव प्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी निवेदन कर दिया। लाला शिव प्रसाद जी चुपचाप एकटक तश्तरी में रखी दोनों ककड़ियों को देखते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने ककड़ियां भीतर भिजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भरकर कहा, यह तुम्हारा इनाम है। लाला जगतनारायण जी से हमारा जयगोपाल कहना। बूढ़े रामदीन ने झुककर सलाम किया और चला आया। तो दोस्तों, यह थी आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानी ककड़ी की कीमत, एक सरल कथा पर जिंदगी के बड़े सच के साथ। इस कहानी ने दिखाया कि कैसे छोटी सी चीजें भी हमारी सोच, समझ और व्यवहार पर बड़ा असर डाल सकती हैं, और यह भी कि वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय भावनाओं, स्वभाव और मूल्यों की झलक भी देती हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपके विचार में ककड़ी की असली कीमत क्या है, स्वाद, पैसों या इंसान की सोच। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।